नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएनबी इनसाइडर में। आज हम बात करने जा रहे हैं ईपीएफओ से रिलेटिव एक बड़े अपडेट की, जिसे सुनने के बाद आप सभी पेंशनरों के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाएगी। जी हां दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने ईपीएफओ में किए एक और बड़ा बदलाव। क्या है वह बड़ा बदलाव, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं क्या हुआ है बड़ा बदलाव। पेंशन क्रांति की दस्तक, 7,500 मासिक पेंशन, सरकार से बढ़ता टकराव और ईपीएफओ का नया पेंशन नियम। देश के करोड़ों पेंशन भोगियों की उम्मीदें और चुनौतियां। देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए ये समय कई मायनों में निर्णायक साबित हो रहा है। विशेष रूप से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले धारकों के लिए 3 प्रमुख घटनाक्रम इस वक्त सुर्खियों में हैं। न्यूनतम पेंशन राशि को 7,500 रुपए तक बढ़ाने की तीव्र मांग। इस मांग को लेकर सरकार और पेंशनर्स के बीच बढ़ता राजनीतिक और भावनात्मक टकराव और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पेंशन वितरण के नियमों में किया गया एक अनिवार्य बदलाव। ये घटनाक्रम न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन यापन की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं, बल्कि देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और आगामी चुनावों में राजनीतिक जवाबदेही की दिशा भी तय कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ ईपीएस 95 के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस विस्तृत विश्लेषण को अंत तक पढ़ें, ताकि वे इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सही संदर्भ और तथ्यों के साथ समझ सकें। न्यूनतम मासिक पेंशन के लिए राष्ट्रव्यापी लामबंदी। 7,500 रुपए की मांग पर अडिग पेंशनर्स। ईपीएस 95 योजना के तहत मिलने वाली वर्तमान पेंशन राशि, जो कि एक दशक से अधिक समय से 1,000 रुपए के आसपास स्थिर है, आज की महंगाई दर और जीवन की बढ़ती लागत के सामने एक मजाक बन के रह गई है। इस अपर्याप्त राशि के खिलाफ ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने एक बार फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया है। संघर्ष की जड़ें और 8 साल का लंबा सफर। पेंशन भोगियों का यह संघर्ष किसी एक दिन का नहीं, बल्कि पिछले 8 वर्षों की अथक मेहनत का परिणाम है। इस अवधि में पेंशनर्स ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जिला मुख्यालयों से लेकर प्रांतीय राजधानियों और दिल्ली तक सैकड़ों आंदोलन किए हैं। इस संघर्ष की मुख्य धुरी नहीं है न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि। इसे महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम 7,500 रुपए तक बढ़ाया जाए। चिकित्सा सुविधा। पेंशनर और उनकी पत्नी को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लागू करते हुए पेंशन भोगियों को उनके पूरे और वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प दिया जाए। लंबित मांगों और लाभों का तुरंत भुगतान किया जाए। कानपुर बैठक और आंदोलन की नई रणनीति। हाल ही में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण मंडलीय बैठक कानपुर के रावतपुर बस स्टैंड पर संपन्न हुई। ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी की उपस्थिति में और मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आंदोलन की अगली और निर्णायक रणनीति तैयार करना था। पदाधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि पीएफ कमिश्नर, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए विशाल प्रदर्शन के बाद सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन भी मिले थे। हालांकि 5 से 6 महीने बीत जाने के बाद भी उन आश्वासनों को जमीन पर नहीं उतारा गया है। राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला ने सदस्यों में नई ऊर्जा भरते हुए कहा कि पेंशनर सफलता के बिल्कुल नजदीक हैं। उन्होंने संगठित रहने और संख्या बल को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इस एकजुटता और निरंतर दबाव के कारण ही अब ये मुद्दा केवल सामाजिक नहीं, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। ये बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पेंशनर्स अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि तत्काल कार्रवाई चाहते हैं, जिसके लिए वे किसी भी बड़े आंदोलन के लिए तैयार। 2. ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा। सरकार और करोड़ों पेंशन भोगियों के बीच बढ़ती राजनीतिक खाई। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का मामला अब महज आर्थिक नहीं रह गया है, ये एक बड़ा राजनीतिक और भावनात्मक विभाजन पैदा कर रहा है। पेंशन भोगियों के एक प्रमुख आवाज शशि नायर के अनुसार ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा पेंशन भोगियों और सरकार के बीच एक गहरी खाई में बदल चुका है। पेंशनर्स क्यों हैं असंतुष्ट?
देश के करीब 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स आज खुद को समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक महसूस कर रहे हैं। वे अपनी जीवन यापन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी छोटी सी पेंशन पर निर्भर हैं, जो बढ़ती मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई और जीवन की बढ़ती लागत के साथ तालमेल बिठाने में पूरी तरह विफल रही है। मूलभूत आर्थिक दबाव। अपर्याप्त पेंशन वृद्धि ने कई परिवारों को लगातार संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया है। जब सरकारें इस बड़े जनसंख्या वर्ग की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती हैं, तो असंतोष और निराशा फैलना स्वाभाविक है। राजनीतिक सक्रियता। निराशा ने पेंशन भोगियों, उनके परिवारों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय रुख अपनाने के लिए मजबूर किया है। वे अब सरकार को अपना दुश्मन मान रहे हैं और सार्वजनिक रूप से पीएम मोदी, वित्त मंत्री और ईपीएफओ पर निशाना साध रहे हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का समर्थन और राजनीतिकरण। ये खाई केवल पेंशन भोगियों तक सीमित नहीं है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी, खासकर कम वेतन वाले उद्योगों में काम करने वाले पेंशनर्स के संघर्ष के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं। उन्हें डर है कि पेंशन भोगियों को प्रभावित करने वाले आर्थिक दबाव, जैसे कि अपर्याप्त पेंशन, सीधे तौर पर उचित वेतन, नौकरी की सुरक्षा और लाभ प्राप्त करने की उनकी अपनी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। वे महसूस करते हैं कि अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई के कारण उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मुश्किल हो रही है। कई लोग चिंतित हैं कि जब वे सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हें भी आज के पेंशनर्स जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। न्यूनतम पेंशन वृद्धि का भुगतान न किया जाना अब असंतोष का एक राष्ट्रीय नारा बन गया है। पेंशन भोगी अब आगामी चुनावों को सत्तारूढ़ पार्टी को उनकी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता के लिए जवाबदेह ठहराने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। इस बढ़ते दबाव को देखते हुए ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस राजनीतिक और सामाजिक खाई को पाटने के लिए क्या कदम उठाती है। 3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया और अनिवार्य नियम, फॉर्म 10D। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन जारी करने के नियमों में एक अहम संशोधन किया है। अब सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए केवल सेवा पूरी करना ही पर्याप्त नहीं है, एक अनिवार्य फॉर्म भरना आवश्यक है। पेंशन के लिए फॉर्म 10D की अनिवार्यता। ईपीएफओ ने अब स्पष्ट कर दिया है कि सेवानिवृत्ति के बाद यदि कोई कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत मासिक पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो उसे फॉर्म 10D भरना होगा। ये फॉर्म पेंशन भुगतान प्रक्रिया यानी पीपीओ शुरू करने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस फॉर्म को जमा न करने पर पेंशन शुरू होने में अनावश्यक देरी हो सकती है। ये फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है। हालांकि इसे अंतिम रूप से ईपीएफओ के स्थानीय या क्षेत्रीय कार्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना अनिवार्य है। पात्रता मानदंड और किसको भरना है ये फॉर्म 10D केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होता है जो ईपीएस योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं। पात्र कर्मचारी वे कर्मचारी जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, चाहे वो अलग अलग कंपनियों में ही क्यों ना हो, वे सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन पाने के पात्र होते हैं। ये पेंशन आमतौर पर 58 वर्ष की आयु से शुरू होती है और जीवन भर चलती है। यदि कोई कर्मचारी अस्वस्थता या अक्षमता के कारण 58 वर्ष से पहले सेवानिवृत्त होता है तो उसके लिए भी पेंशन का प्रावधान है। गैर पात्र कर्मचारी जिनकी सेवा 10 वर्ष से कम है, वे मासिक पेंशन के हकदार नहीं होते हैं। वे केवल अपनी पीएफ खाते में जमा पूरी राशि और साथ ही योजना प्रमाण पत्र यानी स्कीम सर्टिफिकेट या निकासी लाभ यानी विड्रॉल बेनिफिट प्राप्त करने के पात्र होते हैं। ऐसे कर्मचारियों को मासिक पेंशन के बजाय एक मुश्त राशि निकालने के लिए अलग फॉर्म भरने होते हैं, जैसे फॉर्म 19 और 10C। फॉर्म 10D के साथ आवश्यक दस्तावेज। पेंशन प्रक्रिया को सुचारू रूप से और बिना रुकावट के शुरू करने के लिए फॉर्म 10D के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समय पर जमा करना अनिवार्य है। सेवा प्रमाण पत्र, आपकी पिछली कंपनियों से प्राप्त सेवा का प्रमाण पत्र। आधार कार्ड, पहचान और पते के प्रमाण के लिए। बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसल्ड चेक, उस बैंक खाते का विवरण जिसमें आपको पेंशन चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, निर्धारित संख्या में रंगीन फोटो। यदि ये दस्तावेज समय पर और सही तरीके से जमा कर दिए जाते हैं तो पेंशन मिलने में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती है।
ईपीएफओ ने कर्मचारियों की सहायता के लिए अपनी वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर, गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी FAQ सेक्शन भी उपलब्ध कराए हैं। यदि आपको फॉर्म भरने में कठिनाई होती है तो अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय में संपर्क करना सबसे अच्छा उपाय है, जहां अधिकारी आपको पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे। समय रहते इस फॉर्म को भरकर जमा करना भविष्य में नियमित और सुचारू रूप से पेंशन प्राप्त करने की कुंजी है। पेंशन भोगियों का ये दौर संघर्ष, असंतोष और प्रशासनिक बदलावों से भरा है। एक तरफ वे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें नए नियमों के अनुसार अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी पड़ रही है। सरकार और पेंशनर्स के बीच की ये खाई कब पटेगी, ये आने वाले महीनों में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा। लेकिन पेंशन भोगियों की एकजुटता ने इस मुद्दे को देश के एजेंडा पर सबसे ऊपर ला दिया है।